શ્રી શાસ્ત્રી સ્વામી ધર્મપ્રસાદ દાજે BA BEd કોલેજમાં આપ સभी વિદ્યાર્થી मित्रों हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, कल हमने SYBS सेमेस्टर 4 गॉन टू हिंदी दिव्या की समीक्षा भाग 1 के बारे में अभ्यास किया था। जो उपन्यास के तत्वों के आधार पर दिव्या की समीक्षा कीजिए, ये प्रश्न था। आज हम जो कल हमने कथा वस्तु के बारे में अभ्यास किया था, आज हम चरित्र चित्रण पात्र योजना के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से चुनें। दिव्या उपन्यास का दूसरा प्रमुख रूप है चरित्र। चरित्र की महत्ता इस विषय में अधिक है कि उसी के द्वारा लेखक अपना मंतव्य पाठक के हृदय तक पहुंचाता है। पात्रों की दृष्टि से दिव्या, पृथुसेन, मारिस आदि पात्र जीवंत और गतिमान तथा विश्लेषण योग्य है। सभी में मानवीय जीवन की दृढ़ता और दुर्बलता विद्यमान है। पात्रों की स्थिति इतनी गतिमान है कि पाठकों के मन पर कभी तो प्रभाव पड़ता है और कभी पात्र केवल अपना स्पर्श मात्र कर चला जाता है। मारिस थोड़े से स्थान पर आता है किंतु प्रभावित कर आ जाता है। पृथुसेन जब कभी बोलता है तो उसकी वाणी में शक्ति होती है। यशपाल ने चरित्र चित्रण में सफलता प्राप्त की है। दिव्या का चरित्र मनोवैज्ञानिक अधिक है और पृथुसेन का व्यवहारिक तथा मारिस का सैद्धांतिक। यह वर्गीकरण इसलिए किया गया है कि प्रत्येक पात्र के जीवन में इस विषय की प्रधानता है। दिव्या का जीवन ऊहापोह में केवल एक तुलिका की भांति लेखक के मंतव्यों को साधता चलता है और सभी पात्र इस रूप में किसी विशेष कोटि में आ सकते हैं। पात्रों की स्थिति में संगठन और अन्विति का पूर्ण ध्यान रखा गया है। दिव्या के पात्रों और उनके चरित्र की एक विशेष अवस्था तब आती है जब पात्र के सामने स्थिति का सामना करने की अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। दिव्या पृथुसेन से बिना मिले ही कितना यातना सहती है। उधर अचानक राजनीतिक उथल पुथल के कारण पृथुसेन बुद्ध का अनुगामी हो जाता है। ये दोनों परिवर्तन आकस्मिक तो है ही, किंतु इनकी स्थिति अमानवीय या अनुचित नहीं है। दोनों स्थिति में दिव्या या पृथुसेन विचार कर सकते हैं। यह बात लेखक ने मनोवैज्ञानिक आधार पर की है। पृथुसेन का बौद्ध होना भी व्यावहारिक दृष्टि की सूझ है। इसके अतिरिक्त अब वह कर भी क्या सकता है। प्रेस्त का चरित्र भी इस प्रकार का है। मारिस के चरित्र में सिद्धांत जैसी अटलता है, दर्शन होते हैं। उसका चरित्र सैद्धांतिक है। वह न तो परिस्थिति से बदलता है और न ही उसके सामने कोई ऐसी स्थिति आती है। अतः उस दृष्टि से भी दिव्या सफल कृति है। तो यहाँ हमने कल उपन्यास तत्व के आधार पर कथा वस्तु के बारे में अभ्यास किया था। आज जो चरित्र चित्रण या पात्र योजना के बारे में अभ्यास करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप दूसरा तत्व है पात्र योजना। यह उपन्यास जो है दिव्या, तो इसमें जो चरित्र की महत्वता का जो अधिक महत्व बताया गया है लेखक ने, वो महत्व पाठक के हृदय तक भी पहुंचता है। पात्रों की दृष्टि से जो दिव्या है, पृथुसेन है, मारिस आदि पात्रों वो जीवंत और गतिमान पात्र के रूप में इसका विश्लेषण भी किया है। सभी मानवीय जीवन की दृढ़ता और दुर्बलता का भी विद्यमान रखता है। पात्रों की स्थिति इतनी गतिमान है कि पाठक के मन पर कभी तो प्रभाव पड़ता है और कभी पात्र केवल अपना स्पर्श मात्र पर चला जाता है। मारिस थोड़े से स्थान पर आता है, फिर वहाँ से प्रभावित छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पृथुसेन जब कभी बोलता है तो उसकी वाणी में शक्ति होती है। यशपाल ने चरित्र चित्रण में सफलता प्राप्त की है। यहाँ दिव्या उपन्यास में चरित्र मनोवैज्ञानिक ज़्यादा अधिक मिलता है और पृथुसेन का व्यवहारिक तथा मारिस का सैद्धांतिक बाबतों का भी वर्णन किया गया है। यहाँ दिव्या का जीवन ऊहापोह के केवल तुलिका की भांति लेखक के मंतव्य का साधता चलता है और सभी पात्र इस रूप से विशेष कोटि में आ सकते हैं और पात्रों की इस स्थिति, संगठन और अन्वित का पूर्ण ध्यान रखा गया है। और दिव्या के पात्रों और उनके चरित्र का एक विशेष अवस्था तब आती है जब पात्र के सामने स्थिति का सामना करने का अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और पृथुसेन के सामने जब दिव्या भी बोलती है और यातना करती है, इसके बारे में भी ज़्यादा बतलाया गया है चरित्र और पात्र योजना में।
और दोनों स्थिति में दिव्या और पृथुसेन का जो विचार सामने रखा है वो भी एक मनोवैज्ञानिक आधार पर रखा गया है। और पृथुसेन का बोध होना भी व्यावहारिक दृष्टि से सूझ है। और इसके अतिरिक्त अब वह कर भी क्या सकता है। प्रेस्त का चरित्र भी इस प्रकार का है। मारिस के चरित्र में सिद्धांत से जो अटलता के दर्शन होते हैं उसका चरित्र सैद्धांतिक है। वह न तो परिस्थिति से बदलता है और न ही उसके सामने कोई ऐसी स्थिति आती है। अतः इस दृष्टि से दिव्या सफल कृति का पात्र भी है। इसके बाद तीसरा तत्व कथोपकथन है। इसके बारे में अभ्यास करते हैं। संवाद योजना। संवाद उपन्यास का महत्वपूर्ण अंग है। जो आमने सामने दो पात्रों के बीच संवाद योजना चलती है या कथोपकथन योजना भी चलती है, इसलिए यह उपन्यास का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद ने उपन्यास में संवाद की उपयोगिता तथा उसके गुणों का विवेचन करते हुए लिखा भी है कि जो उपन्यास में वार्तालाप जितना अधिक हो और लेखक की कलम से जितना ही अधिक लिखा जाए उतना ही उपन्यास सुंदर होगा। वार्तालाप केवल परंपरागत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वाक्य को जो किसी चरित्र के मुंह से निकले उसके मनोभाव और चरित्र पर कुछ न कुछ प्रकाश डालना चाहिए। बातचीत स्वाभाविक परिस्थितियों के अनुकूल सरल और सूक्ष्म होना जरूरी है। तो यहाँ प्रेमचंद ने जो उपन्यास के वार्तालाप में जो अधिक महत्वपूर्ण संवाद योजना बताया है, इसका एक सुंदर रूप भी है। और परंपरागत ये प्रत्येक वाक्य में जो चरित्र के मुंह से जो निकले शब्द और मनोभाव को चरित्र पर कुछ न कुछ जो प्रकाश डालता है और आमने सामने जो बातचीत करते हैं और उसके स्वभाव के अनुरूप और परिस्थितियों के अनुकूल जो सूक्ष्म और सरल होना चाहिए वो संवाद योजना में देखने को मिलता है। दिव्या में संवाद तत्व का समुचित समावेश हुआ है। यह संवाद विचारों को स्पष्ट करते हैं। संवाद वातावरण का एक निर्माण करने वाले हैं और दिव्या विचार अभिव्यक्ति के लिए अपनी तार्किक शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस तार्किकता से कहीं भी शुष्कता नहीं आने पाई है। दार्शनिक संवाद प्रायः अंशुमाला परिच्छेद में प्राप्त होते हैं। संवादों की सबसे बड़ी विषमता यही है कि यह श्रृंगार और कला की सरसता से परिपूर्ण है। साथ ही जीवन की कटु घटनाओं की स्मृतिजन्य वेदना भरी हुई है। संवाद विचारों को स्पष्ट करने वाली तो है ही, साथ ही पात्रों की मनःस्थिति के परिचायक भी है। विदेश यात्रा के समय रुद्रधीर अंशुमाला के से मथुरा में मिलता है। वह एक ग्राम की सम्मति का मुक्ताहार अंशुमाला के नृत्य पर उसकी ओर फेंक देता है। तो यहाँ अंशुमाला जो दिव्या ही है, तो यहाँ दिव्या का संवाद जो समुचित समास होता है वह इसका विचारों को स्पष्ट करते हुए बतलाया गया है कि जो वातावरण को ध्यान में रख कर जो दिव्या का विचार अभिव्यक्ति जो बताई गई है वो एक तार्किक शैली के लिए प्रसिद्ध है। और तार्किकता के ध्यान में रखते हुए दार्शनिक संवाद प्रायः अंशुमाला का जो परिच्छेद प्राप्त होता है। यहाँ संवादों की सबसे बड़ी विशेषता यही भी है कि श्रृंगार और कला की सरसता से परिपूर्ण, साथ ही जीवन की कटु घटनाओं की जो श्रुतिजन्य वेदना भरी हुई है। यहाँ संवादों के विचारों को जो स्पष्टता मिलती है, साथ ही पात्रों की जो मनःस्थिति को परिचायक भी दिया गया है। यहाँ विदेश यात्रा के समय रुद्रधीर अंशुमाला से जो मथुरा में मिलता है, तो वहाँ एक ग्राम्य की सम्मति का मुक्ताहार अंशुमाला की नृत्य पर उसकी ओर फेंक देते हैं। तो हाँ छात्रों और छात्राएं, आज हमने जो चरित्र चित्रण और कथोपकथन के बारे में अभ्यास किया है, तो भाग 2 के बारे में समीक्षा भाग 2 के बारे में अभ्यास किया है। कल हम दिव्या की समीक्षा भाग 3 के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।